वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, वोट हम नहीं डाल पाते थे, कोई और डालता था हमारे नाम। गांव के चौराहे पर दो लोग व्यक्ति लाठी लेकर बैठ गए और सामने से उनके ऊपर हमला होता है, उनके नाम पर वोट कोई और डाल रहा था। मिल्कीपुर, कुंदरकी और कटहरी जहां वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वो लोग वोट नहीं डाल सकते। वोट चोरी ही नहीं, वोट डकैती है। दो सबूत ले आए हैं जो जिंदा खड़े हैं लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिए हैं, और वो भूमिका योगेंद्र जी ने निभाई। उस वक्तव्य को अगर आप गौर से सुनेंगे, उन्होंने बाकायदे ये बात रेखांकित की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के खिलाफ ये एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसके पहले कोई एसआईआर नहीं होता, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2002-3 के आसपास, फिर भी इतने दस्तावेज नहीं मांगे गए। और फिर आम लोगों को समझने लायक बहुत आसान भाषा में उन आंकड़ों की पेचीदगी को सुलझाते हुए जब योगेंद्र जी ने पब्लिक डिस्कोर्स इसे बनाया कि बिहार के ऊपर आपने जिन दस्तावेजों को थोपा है, बहुत बड़ी आबादी उन दस्तावेजों से महरूम है, आज तक महरूम है, फिर उनके पास वो कागज ही नहीं होंगे। और इसलिए उन्होंने इस पूरी भूमिका को निभाते हुए जब सदन सर्वोच्च अदालत में अपनी दलील दी तो खुद न्यायाधीश ये बोलने पर मजबूर हुए कि आपने बहुत सार्थक हस्तक्षेप किया है, हमें निर्णय लेने में इसमें मदद मिलेगी। इसलिए हमने योगेंद्र जी को आज के वक्त में, राजनीतिक दल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केवल योगेंद्र जी की बात करें तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम बाकी लोगों की भूमिका को कमतर या दोयम कह रहे हैं। हम ये केवल कहना चाह रहे हैं कि सारी लड़ाइयां केवल राजनीतिक नहीं होती। राजनीतिक दल राजनीतिक तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन नागरिक समुदाय के बीच से आपके देश का एक बौद्धिक, एक वह व्यक्ति जिसने बहुत लंबे समय तक चुनाव को बहुत करीब से देखा हो। मेरे पिताजी, मैं जब गांव में था तो जब मुझे बताते थे कि देखो ये योगेंद्र यादव हैं और ये जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं ये इतना सटीक होता है अमूमन, और उस समय से हमने जो देखा और उस विश्लेषण के वक्त भी जिसने चुनावी प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा हो, जिसे पता हो, और डॉक्टर मनोज गुप्ता ने वो किताब का कोटेशन बताया ही, और हमें याद है दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग जब उस समय सक्रिय रहा करते थे तो हम एक स्टडी सर्किल चलाते थे और उस दरमियान इस तरह की किताबों पर हम पढ़ करके चर्चा करते थे कि लोकतंत्र को कैसे सुलझाने की जरूरत होती है, उन धागों से पिरोने की जरूरत होती है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर के आज के आयोजन के लिए एक केवल बुनियाद बस रख करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हम विस्तार से तसल्ली से योगेंद्र जी को सुनना चाहते हैं। उस बिहार में आपको सम्मानित करने की पहल की गई है जिस बिहार में एक जमाने में समाजवादी आंदोलन, और बिहार जिसमें त्रिवेणी संघ 1933 में शाहाबाद के इलाके में उन दलित पिछड़ी वंचित जातियों का एक नेतृत्व भरा जो 90% की बात करता था। डॉक्टर लोहिया ने एक जमाने में नारा दिया कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो इसी बिहार में कोई जगदेव प्रसाद खड़े होकर के उस नारे को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं। यानी बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार सामाजिक आंदोलनों की धरती है, बिहार की उन जातियों को जिन्हें चारपाई पर बैठने नहीं दिया, उन्हें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने और सामाजिक न्याय के आंदोलन ने जब हिम्मत और हौसला दिया तो उन्होंने संविधान के रास्ते चल करके जो अर्जित किया था, एसआईआर के रास्ते वही छीना जा रहा है। मैं पिछले दिनों मियापुर गया था, वहां एक गांव है सागरपुर, मुझे बुलाया गया, उसकी बरसी जब मनाई गई, 25 साल पूरे हुए थे। यही आखिरी उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समेट रहा हूं। इस बिहार के ऊपर ही एसआईआर का हमला क्यों हुआ, इसे ये समझिएगा। आप सब जानते होंगे कि सन 2000 में उस इलाके के सागरपुर गांव के बूथ पर वोट डालने के लिए उस इलाके के दलित पिछड़े फैसला करते हैं कि अब तक तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, वोट हम नहीं डाल पाते थे, कोई और डालता था हमारे नाम पर। लेकिन तब वो वोट की लूट नहीं कही जाती थी, तब उसके बारे में जब दलित पिछड़ों ने
अपने राजनीतिक हस्तक्षेप किया तो पूरे एलीट अंग्रेजीदां शहरों में बैठे बुद्धिजीवियों को लगने लगा कि भारत का जातिवादीकरण हो गया, राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। हमने अपने समाजशास्त्रियों से पढ़ा, रजनी कोठारी ने बाकायदे इसका जवाब दिया कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं है, और योगेन जी ने अपनी लेखनी में बाकायदे उसे साबित किया कि ये उन जातियों का राजनीतिकरण है जिन तक इस देश का संविधान तो पहुंचा ही नहीं था। उनके नाम पर वोट कोई और डाल रहा था। गांव के चौराहे पर दो लोग व्यक्ति लाठी लेकर बैठ गए और पूरे गांव का वोट पड़ गया, आप वोट डालने नहीं जा सकते थे। लोकतंत्र और संविधान कागज पर तो बन गया था, लेकिन वो 90 तक इस देश के गांवों तक नहीं पहुंचा था। ये कड़वी सच्चाई। और बिहार ने लड़ करके इसका प्रतिकार किया, और सागरपुर के उस बूथ पर जब हमला हो गया, जब ओबीसी उसमें से यादव, पासवान और उसके बाद दुसाध जाति के, पासी बिरादरी के, यानी ये पीडीए समाज के लोग खड़े होकर लाइन लगाकर गए कि हम वोट डालेंगे, सामने से उनके ऊपर हमला होता है, 8 लोग मारे गए, 17 घायल हुए। और उसका जब स्मारक बना तो पिछले दिनों मैं गया था, वहां मुझे बुलाया गया, तब मैं ये महसूस किया कि असल में ये लोकतंत्र तो आखिरी व्यक्ति तक कभी कायदे से पहुंचा भी नहीं था, और कोई वोट चोरी करके इस लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद ही हिलाने लगा। इसलिए बिहार के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है। अगर बिहार इस वोट चोरी को, योगेन जी ने अभी, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अभी जब इसका अंतरिम एक तारीख आई तो योगेन जी ने वहां कहा भी कि आधार को जोड़ना हो दस्तावेजों में, 11 के बाद 12 दस्तावेज करने हो, या इस लिस्ट में काटे गए नामों की संख्या घटनी हो। योगेन जी ने कहा कि हमने एक राहत पाई है, लेकिन बिहार ने तो इतनी राहत पा ली, अगर बिहार अंतिम रूप से इस राहत को नहीं पाया तो इसके बाद अगला नंबर बंगाल का, उत्तर प्रदेश का होगा, और उसी उत्तर प्रदेश का होगा जिस उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव मैंने बहुत करीब से देखा। नौकरी से निकाला गया तो मैंने भी ये तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और मैं जब इस मंच पर खड़े होकर योगेन जी के सामने पहली बार रिश्ता करते हुए भी उनकी तारीफ कर रहा हूं, किशन जी को याद कर रहा हूं, अपने पिताजी को याद कर रहा हूं, तो इसका एक जिम्मेदार दायित्व और दबाव भी वैचारिक है मेरे ऊपर कि इसके बाद जब मैंने सामाजिक राजनीतिक चीजों को नजदीक से देखना शुरू किया तो मैं उस बूथ पर गया हूं, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर, कुंदरकी और कटहरी, जहां वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वो लोग वोट नहीं डाल सकते क्योंकि पुलिस वहां वेरिफिकेशन के नाम पर लाठी चलाती है। मुसलमान, यादव या बाकी जो गैर सत्ताधारी दल को वोट डालने वाले लोग हैं, चिन्हित करके उनको वोट डालने से रोक दिया गया। और तो और कुंदरकी में पुलिस पिस्तौल तान करके एक महिला के सामने खड़ी हो जाती है कि तुम्हें वोट डालने नहीं देंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने यह बात कही कि यह वोट चोरी ही नहीं, वोट डकैती है, और डकैती से बचने के लिए इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता कि वो डकैती अभी पड़ोसी के घर में हो रही है, जब मेरे घर होगी तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए इसी बुनियाद के साथ मैं योगेन जी को, हम सब सुनेंगे, इस बारीकी को भी योगेन जी रखें कि क्या वाकई ये वोट चोरी या वोट डकैती है, इसका असर क्या है। और हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, लोहिया, तमाम लोगों के मेहनत से जो संविधान अभी पहुंचना शुरू हुआ था, क्या एसआईआर उस संविधान पर हमला है। और योगेन जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत करीब से इस पूरी प्रक्रिया को देखा है, लड़ा है, जेपी आंदोलन का नारा इसी बिहार से निकला था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो हम एक बागी को अपने बीच में पा करके बहुत गौरवान्वित हैं, और मैं प्रेरणा संस्थान को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। योगेन जी से जब हमने ये अपील की कि आपका सम्मान करना है तो इन्होंने बहुत बहुत सहजता से कहा सम्मान अहम नहीं है, इस विषय पर संवाद होना चाहिए, इसलिए इसका नाम बिहार संवाद रखा गया। और धन्यवाद देते हैं कि आज बिहार का पूरा नागरिक समुदाय अपने बौद्धिक व्यक्ति के साथ खड़ा है, और इस हिम्मत और हौसले के साथ खड़ा है कि जो भी हक और सच के लिए लड़ेगा, आम लोग उसका साथ देने के लिए खड़े हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं योगेन जी को। और ऐसे लोग जब खड़े होते हैं, हर बार लगता है कि योगेन जी जैसे लोग हाशिए पर चले गए, लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं
तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर तकरीर करने वाले वो शख्स आज भी इस देश की लोकतंत्र की बुनियाद में गहरे हैं, जिन्होंने समाजवाद, अम्बेडकरवाद और सामाजिक न्याय का वह सबक सीखा है। जब जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोग वहां खड़े होकर देश के संविधान को बचाते रहेंगे। मैं बहुत बधाई देते हुए अपनी बात में खत्म करूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।